अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम शहजाद हसन है और आज के इस ओरिएंटेशन लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सीएसपी के बारे में। चार सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल की जो सर्टिफिकेशन है, बीसीएसपी यूएसए की। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल के हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में आप एक जगह पे स्टिल नहीं रह सकते। आपको कॉन्टिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी होती है। आपको कुछ सीखना होता है और वो जो सीखा होता है उसको आपने अपनी वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जैसा कि आप ये कोट देख सकते हैं कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ये जो सक्सेस है ये एक कॉन्टिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। प्रोफेशनली जब हम ये बात करते हैं तो एक जगह पे आप ठहर नहीं सकते। आपको कांस्टेंट एफर्ट चाहिए होती है, विजिलेंस चाहिए होती है, मतलब आपको अलर्ट रहना पड़ता है। इर्द गिर्द जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं, आपको डेवलपमेंट्स के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अपनी परफॉर्मेंस को बार बार री एवेलुएट करना होता है और अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं कि अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि निबॉश आईजीसी करके 6-6 साल 7 साल तक वो एक ही जगह पे लगे रहते हैं। तो जब आप जॉब स्विच नहीं करते, जब आप एक ही जगह पे लगे रहते हैं, अपनी सर्टिफिकेशंस को इम्प्रूव नहीं करते, तो उसका आपको नुकसान होता है। तो आज हमने जो बातें करनी है वो बीसीएसपी की सर्टिफिकेशंस के हवाले से करनी है, जो कि अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए हर एक सेफ्टी प्रोफेशनल का, कि अल्टीमेटली मैंने इतने साल बाद यहाँ पे इस लेवल पे पहुंचना है। तो उसका कुछ रोड मैप है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सीएसपी बनने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं कि बेसिक जो सेफ्टी ऑफिसर की कॉम्पिटेंस के कोर्सेज कर लेते हैं, जैसा कि वर्क परमिट रिसीवर है, फायर वॉचर, होल वॉचर का, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आयोश और ओशा की बेस पे फर्स्ट अपनी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। आयोश यूके का मैनेजिंग सेफली कोर्स है, ओशा का 30 आवर्स कंस्ट्रक्शन या जनरल इंडस्ट्री का कोर्स होता है। बट आजकल मार्केट में जितना ज़्यादा कंपटीशन है, जो ये दौर चल रहा है जिसमें जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या हो गया है कि निबॉश आईजीसी उसके लिए मैंडेटरी हो गया है कि आपने सेफ्टी की फील्ड में अगर एंट्री लेवल की जॉब भी करनी है, बिगिनर लेवल की भी जॉब करनी है, तो आपको निबॉश आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट लेवल 3 की क्वालिफिकेशन वो करनी पड़ती है। कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर नहीं है जो कि एक सेफ्टी ऑफिसर को निबॉश आईजीसी के बगैर आजकल एक्सेप्ट करे। बट जब भी कहीं एजेंसीज वगैरह में जॉब्स आती हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है, 500-500 बंदा लाइन में लगा होता है। अब वो सारे के सारे निबॉश आईजीसी वाले तो होते हैं। जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डिफरेंस क्रिएट होता है एडिशनल सर्टिफिकेशंस के साथ। अब जैसे मिसाल के तौर पे निबॉश आईजीसी के साथ अगर किसी का ऑयल फील्ड सेफ्टी का की सर्टिफिकेशन है, या वो फायर फाइटर का सर्टिफिकेट है उसके पास, या इमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग उसने ली हुई है, स्पेशली हाइड्रोजन सल्फाइड सेफ्टी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के लिए। हाइड्रोजन सल्फाइड सेफ्टी ऐसी ट्रेनिंग है जो कि आपको जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करती है। मिडल ईस्ट में चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ ही आपने काम करना हो, आपकी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी हो, तो फिर भी मोस्टली कंस्ट्रक्शन ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हो रही होती है। तो उनमें क्या है, उनके जॉब इंटरव्यूज में आपसे अराउंड 40 to 50% क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जो कि ऑयल एंड गैस से रेलेवेंट है, जिनमें हाइड्रोजन सल्फाइड या गैस टेस्टिंग या कंफाइंड स्पेस एंट्री, इस तरीके की चीजें। तो ये वाली सर्टिफिकेशंस आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करती हैं। अच्छा, जब आपको फर्स्ट जॉब मिल जाती है तो आपने कुछ अर्सा तो एक्सपीरियंस गेन करना होता है, लर्निंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल आप में से कोई अगर सऊदीया गया है तो उसको अरामको अप्रूवल के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। तो अरामको अप्रूवल लेना है या फिर आपने अपनी किसी भी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अप्रूवल लेना है, तो निबॉश आईजीसी और वो जो शॉर्ट सर्टिफिकेशंस हैं उनके अलावा आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैटर करेगा। और प्लस आपको एडिशनल सर्टिफिकेशंस मजीद लेवल 3 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, या ओश एकेडमी 48 आवर्स है, ओश मैनेजर की सर्टिफिकेशन है जिसमें 10 सर्टिफिकेट्स होते हैं, वॉलेट कार्ड होता है,
वो सारी आपने लेनी होती हैं। ट्रेन द ट्रेनर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनर्स नहीं होते। तो अगर एक निबॉश आईजीसी करने के बाद एक बंदा ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेशन हासिल कर लेता है, तो उस कंपनी के अंदर अगर फर्ज करें कि ऐसी कोई जॉब वैकेंसी क्रिएट होती है जिसके अंदर उन्हें ट्रेनर की ज़्यादा ज़रूरत है सेफ्टी ऑफिसर की निस्बत, तो वो जिस बंदे के पास ट्रेन द ट्रेनर की सर्टिफिकेशन होगी तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। निबॉश आईजीसी जो कि लेवल 3 की क्वालिफिकेशन है, उसकी बेस पे आप आयोश यूके के साथ टेक्निकल मेंबरशिप ले सकते हैं। टेक्निकल मेंबरशिप आयोश यूके की इजी है। निबॉश आईजीसी का सर्टिफिकेट आप भेजेंगे, उन्हें ईमेल करेंगे और अपने आप दूसरे सर्टिफिकेशंस और क्वालिफिकेशंस के रिकॉर्ड भेजेंगे, डिग्री वगैरह भेजेंगे, तो वो आपको टेक्निकल मेंबरशिप दे देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर भी आप एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं। तकरीबन 3 से 4 साल का जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो आपके पास डिफरेंट शॉर्ट सर्टिफिकेशंस, शॉर्ट कोर्सेज होने चाहिए जिनमें रिस्क असेसमेंट, फायर सेफ्टी या फायर रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल, फिर कोश असेसमेंट जो कि केमिकल हैंडलिंग से रेलेवेंट टॉपिक है, कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हैजर्डियस टू हेल्थ, ऑथराइज्ड गैस टेस्टर, कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू, वर्किंग एट हाइट रेस्क्यू और बेतहाशा इस तरह की सर्टिफिकेशंस हैं जो कि अगर आप अपनी सीवी में अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं तो उस एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करने के लिए आपको इस तरह की एडिशनल सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलते हैं कंपनी में इंटरव्यू के टाइम पे कि जी मैंने 4 साल काम किया है, 4 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उन 4 सालों में आपको कंपनी ने खुद कोई इन हाउस ट्रेनिंग्स नहीं करवाई या आपने खुद कोई सर्टिफिकेशंस हासिल नहीं की, तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि आप एक्सपीरियंस तो आपका साथ साथ एडअप होता जा रहा है, बट अराउंड 4 to 5 years का जब आपने काम कर लिया है तो आजकल के दौर में, उससे पहले भी कर सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि लेवल 6 या लेवल 7 का कोई इंटरनेशनल डिप्लोमा करें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, जिसकी बेस पे आपको आयोश यूके की ग्रेजुएट मेंबरशिप मिल जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज, मोस्टली जो कंपनीज आजकल जॉब ऑफर्स कर रही हैं, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट मेंबर ऑफ आयोश यूके, ग्रेड आयोश आपका होना ज़रूरी है। तो ग्रेड आयोश अगर आप हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, बाकी लोगों की निस्बत आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। और वही टाइम है तकरीबन 4 से 5 साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद कि आपने लीड ऑडिटर की सर्टिफिकेशन भी हासिल करनी है। आईएसओ 45001 तो लाजमी आपने करना है, और उसके बाद फिर आप आईएसओ 14001 भी कर सकते हैं। कुछ लोग आईएसओ 9001 भी करते हैं, बट हेल्थ एंड सेफ्टी और उसके साथ अगर इन्वायरमेंट को हम मिला लें तो आईएसओ 45001 और आईएसओ 14001 आप ये समझ लें कि ये लाजमी है एक सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता है चेंजेस आती रहती हैं, उसके साथ साथ आप कंटिन्यू लर्निंग करते रहते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो आपकी लर्निंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है, स्पेशली वो लोग जो ऑलमोस्ट 6 to 7 years एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, आपने आज से ही एएसपी और सीएसपी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। जब आप इस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि अराउंड 10 years का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, मिनिमम आपको 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए सीएसपी की। लेकिन अगर आपके पास अराउंड 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए वो एग्जामिनेशन पास करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन उसकी प्रिपरेशन इतनी जल्दी नहीं हो सकती। उसकी प्रिपरेशन जो है वो टाइम टेकिंग है, और आपको शुरू से आखिर तक मेहनत करते रहना होता है, डिफरेंट सोर्सेज से आपको लर्न करना होता है। तो उसके बाद जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है तो फिर आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बीसीएसपी के साथ, और फिर आप सीएसपी के एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं, या कुछ लोग पहले एएसपी के एग्जाम में अपीयर होते हैं और बाद में फिर वो सीएसपी के एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि आप एक स्टेज पर रुक नहीं सकते, आपको कंटिन्यू लर्निंग करनी पड़ेगी इस फील्ड में, इस ऑक्यूपेशन में, अगर आपने रेलेवेंट रहना है, अगर आप कोई आउटपुट देना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको कंटिन्यू लर्निंग करनी ज़रूरी है। उसके बगैर आजकल के दौर में गुजारा नहीं है। तो हम पहले तो बात करते हैं कि ये बीसीएसपी क्या है। बीसीएसपी बेसिकली बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स, जो कि अमेरिकन बोर्ड है और इसका हेड ऑफिस इंडियाना में है, यूएसए में।
और ये नॉट प्रॉफिट कॉरपोरेशन है जो कि डिफरेंट सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है। अब इनकी एक्रेडिटेशंस एनएब मतलब एनसी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो अमेरिकन है, बट ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। उसके साथ इसकी एक्रेडिटेशन है, मतलब बीसीएसपी यूएसए की जो भी आप सर्टिफिकेशन करेंगे तो वो एनएब का अप्रूवल है। ये जस्ट एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये एनसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट का नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है जिसकी एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन आपको मिलती है। अब सर्टिफिकेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? ये BCSP यूएसए बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल यूएसए, इनकी मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशंस हैं और मुख्तलिफ किस्म की डेजिग्नेशंस भी हैं। सर्टिफिकेशंस वो होती हैं जो कि एक सेट क्राइटेरिया, एक लर्निंग आउटकम के मुताबिक आप पढ़ के तैयारी करके किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं और उस एग्जाम को पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन हासिल होती है। बट डेजिग्नेशन आप अगर उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आपको डेजिग्नेशन मिल सकती है। फॉर एग्जांपल बीसीएसपी यूएसए की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में जो माना जाता है, जो हाईएस्ट लेवल है सर्टिफिकेशंस का सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए, वो CSP है, सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, द प्रीमियर सर्टिफिकेशन in the safety profession covering a wide range of safety, health and environmental practice disciplines। तो पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, CSP हैं, तो उसका ये मतलब है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोफेशन में काम करना चाहता है तो हाईएस्ट लेवल जो उसके नॉलेज और स्किल्स का है और उसका एक्सपीरियंस जो उसको सिखाता है, उस सब चीज़ों को टेस्ट करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेशन हासिल होती है। तो उसके अलावा भी मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है जो मोस्टली मैनेजमेंट सिस्टम्स पे फोकस करती है। फिर ASP है, एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल। कुछ लोग डायरेक्टली CSP के लिए एलिजिबल नहीं होते या अपीयर नहीं होना चाहते तो वो ASP में पहले अपीयर होते हैं, ASP को वो पहले पास करते हैं और उसके बाद फिर वो CSP में जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। OHST है, ऑक्यूपेशनल हाइजीन एंड सेफ्टी टेक्नीशियन। फिर कंस्ट्रक्शन हेल्थ एंड सेफ्टी टेक्नीशियन CHST। STS सेफ्टी ट्रेंड सुपरवाइजर। STSC सेफ्टी ट्रेंड सुपरवाइजर फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और CIT सर्टिफाइड इंस्ट्रक्शनल ट्रेनर, जो कि ट्रेनर्स को के पास हो तो सर्टिफिकेशन का फायदा है। डेजिग्नेशंस BCSP की क्या है? TSP और GSP, ट्रांजिशनल सेफ्टी प्रैक्टिशनर और ग्रेजुएट सेफ्टी प्रैक्टिशनर। ये आपको कोई टेस्ट पास करने के बाद नहीं डेजिग्नेशन मिलती। डेजिग्नेशन मिलती है कि अगर आपके पास कोई ऐसी सर्टिफिकेशन है, ऐसी क्वालिफिकेशन है या ऐसी डिग्री है जो कि BCSP यूएसए उसको एक्सेप्ट करता है, तो विदाउट अपीयरिंग इन ASP एग्जामिनेशन आप क्या कर सकते हैं, आप पहले ये डेजिग्नेशन हासिल कर सकते हैं और उस डेजिग्नेशन को हासिल करने के बाद आप डायरेक्टली CSP में अपीयर हो सकते हैं। तो इनके बारे में भी हम पहले बात करेंगे डेप्थ में कि ये BCSP की डेजिग्नेशंस अगर हासिल करनी हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है। अब डिफरेंट लेवल के जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उनके पास डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। जो ट्रेनर्स हैं सेफ्टी के, उनके पास CIT की सर्टिफिकेशन है अगर सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल ट्रेनर, तो वो उसके लिए बेहतर है। उसकी तरह से टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए CHST, OHST। सेफ्टी मैनेजर्स के लेवल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास TSP या GSP या ASP, इनमें से कोई भी है तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो हाईएस्ट लेवल की सर्टिफिकेशन है जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए आपके पास होनी जरूरी है, जो कि सेफ्टी प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के पास होना जरूरी है, उनमें CSP इज टॉप ऑफ द लिस्ट, सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, जो कि लिस्ट में टॉप पे है। तो ये होना जरूरी है। अल्टीमेटली हर एक सेफ्टी प्रोफेशनल का गोल ये होना चाहिए, अगर आप बाकी क्राउड से अपनी प्रोफाइल को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते हैं, या फिर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, USA या कनाडा जाना चाहते हैं, या ऐसे किसी भी ममालिक में जाना चाहते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं उन सर्टिफिकेशंस की, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देंगी फ्यूचर में।
तो अभी से आप अगर उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो एक टाइम आएगा कि जब आपके पास वो वाली सर्टिफिकेशन हो जाएगी तो मिनिमम क्राइटेरिया आप आराम से पूरा कर सकते हैं और बेहतर जॉब हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, CSP क्या है? CSP स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल। तो BCSP यूएसए खुद क्या कहता है उसके बारे में? द सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल प्रोवाइड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स अ पाथ टू ग्रेटर रिकग्निशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, ऑफरिंग अ सर्टिफिकेशन दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स you have met the requirement for the gold standard of safety, health, and environmental credentials and have achieved the industry's most recognized safety, health, and environment certification. तो इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा रिकग्नाइज्ड जो सर्टिफिकेशन है वो CSP है, सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, और इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड भी मानते हैं पूरी दुनिया में। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अगर आप CSP के बारे में सोच रहे हैं तो मिनिमम आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? आपको 16 साल की एजुकेशन चाहिए। मतलब आपको 2 साल वाला BA इसके लिए एलिजिबल नहीं करेगा। आपको 4 इयर्स की ग्रेजुएशन या 16 इयर्स टोटल एजुकेशन, अगर आपने BA के बाद MA किया हुआ है या BSc आपने 2 साल वाली की और उसके बाद फिर आपने MSc की, आजकल की तो डिग्रीज जितनी भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं वो सारे 16 इयर्स के हो रहे हैं। बट अगर आपके नहीं भी हैं और आपने मास्टर्स किया हुआ है तो फिर भी आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप CSP के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है? मिनिमम आपको 4 इयर्स, BCSP यूएस से बोलता है कि 4 साल का आपका ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें अराउंड 50% जॉब आपकी सेफ्टी की हो। मतलब अगर आप सारा का सारा सेफ्टी का एक्सपीरियंस शो करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट है। अब ये मिनिमम क्राइटेरिया है 4 इयर्स का। बट CSP की सर्टिफिकेशन पास करने के लिए जो टॉपिक्स आपको तैयार करने होते हैं, जो आपको उस एग्जाम को पास करने के लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, वो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं दिलवाता। अब BCSP यूएसए तो बोल रहा है कि 4 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप अपियर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7-8 साल का अगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो ज्यादा अच्छा है। फिर आपके लिए उस सर्टिफिकेशन को पास करना बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है। उसके बाद फिर इनकी क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अब आपने CSP का अगर एग्जाम देना है तो एक तो आपकी फॉर एग्जांपल 16 इयर्स की एजुकेशन भी है और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी आपकी हो गई, लेकिन उसके अलावा कुछ एक चीज़ है कोई आपको इस लिस्ट में से जो आपको चाहिए ताकि फिर आप CSP के लिए अपियर हो सकें। फर्स्ट उसमें ASP, एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं CSP के लिए डायरेक्टली उसको करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने निबॉश नेशनल या इंटरनेशनल डिप्लोमा नहीं किया हुआ, या आपने मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं किया हुआ ILO के इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर से, या आप CRSP नहीं हैं, कैनेडियन रजिस्टर्ड सेफ्टी प्रोफेशनल, और या फिर आप CM आयोश नहीं है, चार्टर्ड मेंबर ऑफ आयोश UK, तो आप क्या करते हैं? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप या तो TSP पहले करते हैं, हम थोड़ी देर के बाद उसके बारे में बात करेंगे, और या फिर आप पहले ASP के लिए अप्लाई करते हैं और ASP के एग्जाम में अपीयर होते हैं, और उसको पास करने के बाद तो फिर आप एलिजिबल होते हैं CSP में अपीयर होने के लिए। तो इनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं कि ASP अगर करना हो या TSP स्टेटस अगर लेना हो जो कि डेजिग्नेशन है, तो वो किस तरीके से लिया जा सकता है। तो उसके अलावा आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एक क्रेडेंशियल आपने हासिल कर लिया, चाहे वो TSP है चाहे वो ASP है, तो फिर आपको अपीयर होना है एग्जाम में और एग्जाम को पास करना है। इसकी ऑब्वियसली फी भी है। एप्लीकेशन फ़ी CSP के लिए $160 है, एग्ज़ाम फ़ी $350 है, जो कि एक दफ़ा एग्ज़ाम में अपीयर होने की फ़ी है, और एग्ज़ाम बंडल फ़ी $600 है, जो कि नॉट रिकमेंडेड मेरी तरफ से। मैं आपको पर्सनली ये कह रहा हूँ कि ये आप BCSP USA की वेबसाइट से एग्ज़ाम बंडल कभी भी परचेज ना करें। आपको जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलनी है वो आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकती है, तो बिला वजह आप £250 एक्स्ट्रा पे $250 एक्स्ट्रा पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गए हैं तो वो एलिजिबिलिटी आपको 1 साल के लिए मिलेगी। 1 साल के लिए जो एलिजिबिलिटी मिलेगी वो एलिजिबिलिटी
को आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप सीएसपी एग्जाम के लिए अभी तैयार नहीं हैं, आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिला, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को वन टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं $100 पे करके। और उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेशन जब आपके पास आ गई है तो सर्टिफिकेशन को एनुअल रिन्यूअल फी आपने पे करना होती है, रिन्यू करवाने के लिए $180 आपको पे करना होता है। और जब आपकी सर्टिफिकेशन मुकम्मल हो गई है तो बीसीएसपी यूएसए की वेबसाइट पे, पोर्टल पे आपको डिजिटल बैज, वॉल सर्टिफिकेट, वॉलेट कार्ड, वो सारा कुछ अवेलेबल होता है पीडीएफ फॉर्म में। बट फिर भी अगर आपको हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट चाहिए और लेपल पिन चाहिए तो आप $20 पे करके वो भी उनसे मंगवा सकते हैं। अब ये जो सीएसपी के एग्जाम है ये 5.5 घंटे ड्यूरेशन का एग्जाम है, मतलब 330 मिनट्स का एग्जाम है। और इसमें होगा क्या, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का मतलब है कि आपको एक सेंटर के अंदर जाके, पियर्सन व्यू के सेंटर में जाके आपको अपीयर होना है। और आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, 200 क्वेश्चंस मिलेंगे मल्टीपल चॉइस, जिसमें एक आपको स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन की दी जाएगी और उस स्टेटमेंट के बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उनमें से एक जो बेस्ट आंसर है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। तो इसी तरीके से 200 क्वेश्चंस आपने करने हैं और उसको पास करने के लिए आपको कम से कम 105 मार्क्स लेने हैं 175 में से। अब 175 में से क्यों, टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, बट बीसीएसपी यूएसए क्या करता है कि आपसे जो पेपर लेगा वो 200 क्वेश्चंस का लेगा, लेकिन रैंडमली 25 क्वेश्चंस वो सिलेक्ट करेगा और जिनको वो उसने नेक्स्ट एग्जाम में यूज करना है और वो आपकी मार्किंग में इंक्लूडेड नहीं होंगे। मतलब आपका जो पेपर मार्क होगा, आप आंसर करेंगे 200 सवाल का, लेकिन आपका जो पेपर मार्क होगा वो 175 क्वेश्चंस में से होगा। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि वो कौन से 25 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने मार्क नहीं करने। वो खुद ब खुद 25 क्वेश्चंस रैंडमली सेलेक्ट करके साइड पे कर देंगे। रिमेनिंग 175 क्वेश्चंस में से आपकी मार्किंग की जाएगी। उसमें से आपको 60% मार्क्स लेने हैं, मतलब 105 आंसर्स आपको ठीक करने हैं। अगर आप उसको पास कर देते हैं तो आपको नहीं बताया जाता कि आपका क्या स्कोर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप उसको फेल कर देते हैं तो फिर आपको वो परसेंटेज बताते हैं, मार्क्स बताते हैं कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो ये तो सीएसपी सर्टिफिकेशन के एग्जाम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अब एएसपी क्या है? एएसपी, बीसीएसपी यूएसए अपनी वेबसाइट पे बोलता है कि एएसपी इज अ मिड लेवल सर्टिफिकेशन दैट फुलफिल्स द क्रेडेंशियल रिक्वायरमेंट्स लीडिंग टू द सीएसपी। एक ये मिड लेवल की सर्टिफिकेशन है। मिड लेवल में फिर भी जो सेफ्टी मैनेजर्स हैं उनके लिए भी ये सूटेबल है एएसपी की सर्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल वो सीएसपी के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर वो सीएसपी में अपेयर नहीं होना चाहते तो वो एएसपी का क्रेडेंशियल रख सकते हैं, और जो कि मिड लेवल की सर्टिफिकेशन है। और एएसपी का अगर क्रेडेंशियल है तो ज़्यादा इजी हो जाता है सीएसपी में अपीयर होना, एलिजिबिलिटी भी पूरी हो जाती है और प्रिपरेशन भी हो जाती है। तो associate safety professionals are safety practitioners who have proven knowledge of safety, health, and environment fundamentals. Earning your ASP shows others you are serious about safety, confirms your knowledge and skills, and advances your career. The ASP meets the credential requirement for the certified safety professional. तो ASP क्या करता है, आपके क्रेडेंशियल के जो रिक्वायरमेंट्स हैं सीएसपी में अपीयर होने के लिए, एएसपी उसको पूरा कर देता है। अब इसके लिए मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है? बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड। मोस्टली क्या होता है कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड की बैचलर्स डिग्री उनको देते हैं और एएसपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन ना भी हो। लेकिन उसके अलावा जो भी आप डिग्रीज देते हैं तो वो प्रेफर यही करते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर आपने एएसपी के लिए भी अपेयर होना है तो आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन होना, मतलब 4 साल बैचलर्स हो या 2 साल बैचलर्स और 2 साल मास्टर्स हो, तो वो होना आपके लिए लाजमी है। इसकी एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। मिनिमम 1 ईयर ऑफ सेफ्टी एक्सपीरियंस वेयर सेफ्टी इज एटलीस्ट 50% ऑफ योर जॉब। बट अगेन एएसपी का एग्जाम भी तो पास करना है। अब जब एग्जाम पास करना है तो उसके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस काफी नहीं है। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता जो कि आपने कोई जुबानी याद किया हो
ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि बीसीएसपी यूएसए ने आपकी स्किल्स को टेस्ट करना है, ये देखना है कि क्या आपके पास बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल वो स्किल्स हैं या नहीं है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस उसके लिए काफ़ी नहीं है, एलिजिबल आपको कर देता है, बट पास करने के लिए 1 साल अगर आपने फॉर एग्जांपल काम किया और फिर आप अपियर होना चाहते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी नहीं है। उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, अगर आपकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी है, मतलब आपके पास डिग्री है, 16 ईयर्स की एजुकेशन है, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस लेटर्स हैं ओरिजिनल लेटर हेड पे, तो उसके बाद फिर आप एएसपी का एग्जाम बुक करते हैं और उसमें अपियर होते हैं। अब एएसपी का एग्जाम बुक करने के लिए भी फी है, एप्लीकेशन फी $160, एग्जाम फी $350, अगेन एग्जाम बंडल जिसके अंदर आपको ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट्स दी जाती हैं बीसीएसपी यूएसए की तरफ से, उसका वो चार्ज करते हैं $600, बट वो रिकमेंड नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो वाली इंफॉर्मेशन आपको डिफरेंट बुक्स में से मिल जाएगी जो आपको बीसीएसपी यूएसए ने अपनी वेबसाइट पे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करके देनी है। इसकी एलिजिबिलिटी भी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं एएसपी के $100 पे करके, और एनुअल जो रिन्यूअल फी है सालाना आपको पे करना पड़ती है अपना क्रेडेंशियल को मेंटेन करने के लिए, वो $170 है। और अगेन इसी तरीके से वॉल सर्टिफिकेट और लेपल पिन अगर आपने एएसपी का मंगवाना है तो आपको $20 पे करना पड़ेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंस है सीएसपी और एएसपी के एग्जाम में। सीएसपी के एग्जामिनेशन में हमें टाइम मिलता है 5.5 घंटे, जिसके अंदर हमने 200 सवाल हल करने हैं। एएसपी के एग्जाम में 5 घंटे मिलते हैं, मतलब आधा घंटा इसमें कम मिलता है, आधा घंटा कम भी मिलता है और इसमें टाइम चाहिए ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा होती हैं सीएसपी की निस्बत। तो बट ये 5 घंटे इसकी ड्यूरेशन है, और इसका एग्जाम भी उसी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड होता है, पियर्सन व्यू के अप्रूव्ड सेंटर में होता है जो पूरी दुनिया में है। आप इंटरनेट पे जाके या पियर्सन व्यू की वेबसाइट पे जाके अगर आप देखें तो आपको सारे सेंटर्स की लिस्ट मिल जाती है कि कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में आपने देना है, दुबई में देना है, रियाद में देना है, जद्दा में देना है, जहाँ पे भी आपने एग्जाम देना है वहाँ पे पियर्सन व्यू के आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। इसका एग्जाम भी उसी तरीके से होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक स्टेटमेंट मिल जाती है, आपने 4 सवाल 4 ऑप्शंस में से एक जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। इसमें भी आपको 200 क्वेश्चंस मिलते हैं, बट पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा लीनियंट है सीएसपी की निस्बत। इसमें आपको 93 आंसर्स को करेक्ट करना जरूरी है। इसके अंदर भी 200 क्वेश्चंस हैं टोटल, लेकिन जो मार्किंग की जाएगी वो 175 में से की जाएगी, और वो आपको नहीं पता कि वो कौन से 25 क्वेश्चंस हैं जिनको उन्होंने साइड पे कर देना है। तो आपने 200 को ही ठीक अटेम्प्ट करना है। अब उसमें से आपके अगर 93 गेन कर लेते हैं आप पासिंग मार्क्स, मतलब जो कि 53% बनता है, तो फिर आपको एट द स्पॉट रिजल्ट मिल जाएगा जिसपे लिखा होगा कि यू हैव सक्सेसफुली पास्ड द एएसपी एग्जामिनेशन। अब टीएसपी क्या है? सीएसपी और एएसपी दोनों सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आप एग्जाम पास करने के बाद आपको मिलेंगी। बट ये जो टीएसपी है, ये टीएसपी एक डेजिग्नेशन है, एक डेजिग्नेशन है जो कि आप अगर मिनिमम क्राइटेरिया उनका पूरा कर लेते हैं तो आपको ये डेजिग्नेशन मिल सकती है। तो टीएसपी इज अवेलेबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम करिकुलम बेस्ड सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फील्ड विच मीट बीसीएसपी क्वालिफाइड इक्विवेलेंट प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स। अब बीसीएसपी यूएसए का क्यूईपी है, क्वालिफाइड इक्विवेलेंट प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स। अगर आपके पास वो जो क्यूईपी की लिस्ट है उसमें से कोई एक लेवल 6 या लेवल 7 डिप्लोमा है, तो आप क्या करते हैं, पहले आप टीएसपी लेते हैं। जब आप टीएसपी ले लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको एएसपी का एग्जाम, उसकी फी, वो सारा कुछ नहीं देना पड़ेगा। और आप टीएसपी लेने के बाद, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता भी है, टीएसपी अगर आप गेन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप डायरेक्टली सीएसपी के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं उनकी एप्लीकेबल फी वगैरह पे करने के बाद। द टीएसपी इज अ डेजिग्नेशन that meets the credential requirement for the certified safety professional certification। तो CSP एक सर्टिफिकेशन है, ASP भी एक सर्टिफिकेशन है जो कि आपको एग्जाम पास करने के बाद मिलेगी, और जो TSP है वो डेजिग्नेशन है जो आप टेम्परेरीली आपको मिलेगी।
उस डेजिग्नेशन को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे, CSP की एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको आप इजीली मीट कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। क्वालिफाइड इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स, एक ये लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने इसमें से शॉर्टलिस्ट किए हैं सिर्फ वो जो कि हम पाकिस्तानी सेफ्टी प्रोफेशनल्स के रेलेवेंट हैं। तो अगर आप ये वाले लेवल 6 डिप्लोमास में से कोई एक कर लेते हैं तो आप पहले TSP लेंगे, TSP डेजिग्नेशन ले ली, आपको ASP का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, और आप एलिजिबिलिटी एग्जाम परचेज करेंगे CSP की, और उसकी एलिजिबिलिटी ड्यूरेशन के अंदर अंदर फिर आप CSP में अपीयर होंगे। तो ये जो QEP है, अ क्रेडेंशियल फ्रॉम अ पार्टिसिपेटिंग क्वालिफाइड इक्विवेलेंट प्रोग्राम, आपके पास ASP नहीं है, लेकिन फर्ज कर लें आपके पास ये नीचे जितने भी मेंशन्ड हैं इनमें से कोई भी लेवल 6 या लेवल 7 डिप्लोमा है, लेट्स से यूरोपियन सेफ्टी काउंसिल इंटरनेशनल डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो अगर आपके पास IDHSC है, यूरोपियन सेफ्टी काउंसिल का, मतलब लेवल 7 डिप्लोमा है, तो आप TSP कर सकते हैं। सॉरी, या फिर उसके अलावा आपके पास निबॉश का इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हो, या फिर इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हो, लेवल 6 का कोई भी निबॉश का आपका डिप्लोमा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप TSP के लिए एलिजिबल हैं, आप TSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका निबॉश का डिप्लोमा है लेवल 6 का इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का, तो फिर आप नहीं कर सकते। सिर्फ इन दोनों डिप्लोमास में से ऑप्शन है, एक इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, ये न्यूली लॉन्च्ड हुआ है ये डिप्लोमा, और दूसरा है इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी UK। मैं ये दोनों रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो इनमें से आप कोई ना करें, और इसको पास करना भी मुश्किल है, अक्सर लोग काफी सारा टाइम इसमें जाया कर देते हैं, 2-2 साल लगा देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ये यूरोपियन सेफ्टी काउंसिल का डिप्लोमा, इंटरनेशनल डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेवल 7 डिप्लोमा। वो मैं आपको बताऊंगा कि लेवल 7 में क्यों बोल रहा हूँ। और उसके अलावा अगर आप ये प्रॉफ्टेक लीडिंग इंस्टीट्यूट PLI का इंटरनेशनल डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग IDSE कर सकते हैं। अब IDSE इंटरनेशनल डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग, जो कि लेवल 6 की क्वालिफिकेशन है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और इसको अगर आप करते हैं तो आप एलिजिबल हैं TSP के लिए, ट्रांजिशनल सेफ्टी प्रैक्टिशनर के लिए आप ये एलिजिबल हैं, ट्रांजिशनल सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए। लेकिन अभी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, अभी आप ये समझें कि ये ऑन होल्ड है। उसकी रीजन ये है कि पहले इसकी बेस पे ग्रेजुएट मेंबरशिप भी मिल जाती थी आयोश UK की, और TSP भी हम कर सकते थे, मतलब इस लिस्ट में भी मौजूद था। लेकिन अभी कुछ अरसे से क्या हुआ है कि उसकी ग्रेजुएट मेंबरशिप होल्ड हो गई है। आयोश UK लेवल 6 प्रोफ्टेक लीडिंग इंस्टीट्यूट का IDSC इंटरनेशनल डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग की बेस पे अभी ग्रेजुएट मेंबरशिप नहीं दे रहा। हो सकता है कमिंग मतलब नियर फ्यूचर में ये दोबारा से ग्रेजुएट मेंबरशिप इस पे मिलना शुरू हो जाए, तो फिर मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगा सब लोगों को कि अगर आपने ग्रेजुएट मेंबरशिप ऑफ आयोश UK लेनी है या फिर आपने TSP स्टेटस लेना है, तो दोनों सूरतों में फिर प्रॉफ्टेक का ये IDSE करें, इंटरनेशनल डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग। बट करंटली जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो उसकी बेस पे आपको अब IDSE की बेस पे ग्रेजुएट मेंबरशिप आयोश की नहीं मिल रही, तो ये बेहतर नहीं है कि आप CSP या TSP के लिए एक अलहदा डिप्लोमा करें और आप ग्रेजुएट मेंबरशिप के लिए अलहदा डिप्लोमा करें। उससे बेहतर ये है कि आप एक ही डिप्लोमा करें जो कि यूरोपियन सेफ्टी काउंसिल का है, लेवल 7 डिप्लोमा, इंटरनेशनल डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। अब ये जो यूरोपियन सेफ्टी काउंसिल का क्वालिफाई का इंटरनेशनल डिप्लोमा है लेवल 7 का, ये आयोश UK की वेबसाइट में भी अवेलेबल है। आयोश UK की वेबसाइट में आप अगर मेंबरशिप कैटेगरीज देख रहे हैं, तो अगर आपने ग्रेजुएट मेंबर बनना है आयोश UK का, मतलब आप चाहते हैं कि आपके पास ये ग्रेजुएट मेंबरशिप हो, या फिर उसके अलावा आप TSP भी करना चाहते हैं और फ्यूचर में आप सोच रहे हैं आप CSP का एग्जाम भी देंगे, तो द बेस्ट ऑप्शन दैट आई वुड रिकमेंड इज यूरोपियन सेफ्टी काउंसिल्स इंटरनेशनल डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। ये क्वालिफाई का इंटरनेशनल डिप्लोमा है, ये आप पढ़ेंगे, इसमें से आप बहुत सारा कुछ सीखेंगे भी,
उसकी बेस पे आपको ग्रेजुएट मेंबरशिप आयोश की भी मिल जाएगी अगर आप अप्लाई करते हैं, और इसी की बेस पे आपको टीएसपी का स्टेटस भी मिल जाएगा। शर्त ये है कि जब आपका ये डिप्लोमा आ जाए तो आप विद इन 1 ईयर ऑफ अचीविंग द क्रेडेंशियल, आप डीसीएसपी वेबसाइट की पे जाके आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दें, आप उसकी एप्लीकेबल फी पे करें और आप टीएसपी स्टेटस ले लें। अगर 1 साल से ज्यादा टाइम गुजर गया तो फिर बीसीएसपी यूएसए उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब भी आप लेट्स से कि आप आईडीएससी करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने ग्रेड आयोश नहीं लेना, मैंने सिर्फ सीएसपी को टारगेट करना है, तो फिर आप आईडीएससी कर लें, इंटरनेशनल डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि यूरोपियन सेफ्टी काउंसिल का इंटरनेशनल डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग आप ये करें, ताकि आप दोनों चीजों के लिए एलिजिबल हो जाएं, ग्रेजुएट मेंबर ऑफ आयोश भी बन जाएं और टीएसपी स्टेटस भी आपको मिल जाए, जिसकी वजह से आप एएसपी का एग्जाम ना आपको देना पड़े और आप डायरेक्टली सीएसपी में अपीयर हो जाएं। एक्सपीरियंस की इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं सेम एग्जैक्टली। अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल हैं और आपने सीवी में अपना एक्सपीरियंस डाला हुआ है और वो वेरीफाइबल एक्सपीरियंस है, तो फिर आप उसके लिए टीएसपी के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो वो कोई सेट क्राइटेरिया ऐसा नहीं बीसीएसपी यूएसए बताता कि आप 1 साल या 2 साल का लाजमी एक्सपीरियंस हो टीएसपी बनने के लिए, बट बेहतर ये है कि एटलीस्ट 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो आपका, फिर ही आप अप्लाई करें, तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के, अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी फी कम है, एप्लीकेशन फी। अगर आपका लेवल 7 का यूरोपियन सेफ्टी काउंसिल का डिप्लोमा आ गया फॉर एग्जांपल, या इन दिनों में आपने आईडीएससी किया, तो जब आपके पास डिप्लोमा आ जाएगा तो आप क्या करेंगे कि बीसीएसपी की वेबसाइट पे जाके अपना एक आप साइन अप करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद फिर आप एप्लीकेबल फी पे करेंगे $25। $25 जो एप्लीकेशन की फ़ी है उसको आप पे करेंगे, और फिर वो आपकी क्रेडेंशियल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका वो डिप्लोमा चेक किया जाएगा, वेरीफाई होगा, और उसके बाद फिर वो आपको टीएसपी का सर्टिफिकेट भेज देंगे, टीएसपी का स्टेटस आपको मिल जाएगा। तो जब आपके पास टीएसपी का स्टेटस आ गया तो दैट मीन्स कि आप इजीली सीएसपी में अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये डेजिग्नेशन है, ये सर्टिफिकेशन नहीं। टीएसपी इज नॉट अ सर्टिफिकेशन, ये एक डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन है, अपने नाम के साथ आप टीएसपी लिख सकते हैं, लेकिन आपने वो एक टेस्ट पास करके नहीं हासिल की डेजिग्नेशन। टेस्ट पास करके जो आप हासिल करेंगे वो सर्टिफिकेशन कहलाएगी, दैट विल नॉट बी डेजिग्नेशन। तो एप्लीकेशन फी इसकी $25 है, एग्जाम इसका कोई नहीं देना होता। अगर आपने एलिजिबिलिटी आपकी एक्सपायर हो रही है, एक्सटेंड करवानी है, $100 पे करेंगे, उसको रिन्यू करवाना पड़ता है तो $140 पे करेंगे। बेहतर ये है कि आप ये $100 और $140 तक नौबत ना आने दें। आपने एप्लीकेशन फ़ी पे की $25, आप $25 पे करने के बाद जब आपका सर्टिफिकेट आ गया, तो ये टाइम वो होना चाहिए जब ऑलरेडी आप सीएसपी एग्जाम की प्रिपरेशन की हो आपने, या आपने अब कर रहे हो और लास्ट स्टेजेस पे हो। तो जब आपका ये टीएसपी का स्टेटस आपको मिल गया, ये डेजिग्नेशन मिल गई, तो फिर आप फौरी तौर पे सीएसपी के लिए अपीयर हो जाएं, सीएसपी के एग्जाम की बुकिंग करें, हॉल बुक करवाएं, उसकी फी पे करें और उसमें अपीयर होके उसको पास कर लें, ताकि आपको एलिजिबिलिटी आपकी एक्सपायर ना हो, एक्सटेंड ना करवानी पड़े और रिन्यू करवाने की भी नौबत ना आए। एग्जामिनेशन इसका टीएसपी का नहीं है, और अगर आपको टीएसपी का स्टेटस मिल गया, ये डेजिग्नेशन आपको मिल गई, तो आप डायरेक्टली फिर सीएसपी में अपीयर हो सकते हैं। बट सीएसपी एग्जाम सबके लिए बराबर है, चाहे वो एएसपी करके सीएसपी कर रहे हैं या टीएसपी करके या जीएसपी करके, जो भी करके आप सीएसपी कर रहे हैं, तो आपका सीएसपी का एग्जाम एक जैसा ही है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। लास्ट इसमें जो डेजिग्नेशन मैंने आपको बतानी है वो जीएसपी है, जो हम पाकिस्तानियों के साथ के लिए इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। बट ये जीएसपी भी एक डेजिग्नेशन है, अगर किसी के पास ये डेजिग्नेशन है तो फिर भी वो सीएसपी के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है और उसको एएसपी में अपीयर नहीं होना पड़ेगा। अब ये जो जीएसपी है, ग्रेजुएट सेफ्टी प्रोफेशनल, available to graduates from safety, health and environmental degree programs.
जो टीएसपी है वो आपने हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में आपने लेवल 6 डिप्लोमा या लेवल 7 कुछ डिप्लोमाज हैं, अगर वो आपने किए हुए हैं तो आपको टीएसपी मिलता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, एक दो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपने वहां की 4 साल बैचलर्स की हुई है या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है हेल्थ एंड सेफ्टी में, अगर आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी की डिग्री है, जो कि बीसीएसपी यूएसए ने एक लिस्ट जारी की हुई है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप उस वेबसाइट के अंदर देखें जाके जीएसपी में कि वो कौन कौन सी डिग्रीज हैं जिनको वो एक्सेप्ट करके जीएसपी का डेजिग्नेशन आपको दे देंगे, तो अगर आपके पास उनमें से कोई भी डिग्री है तो फिर आप जीएसपी बन सकते हैं। और अगर आप जीएसपी बन गए तो मतलब डायरेक्टली आप सीएसपी का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो इसमें जो टीएसपी है उसमें क्वालिफाइड इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स थे क्यूईपीज, और जीएसपी में क्यूएपीज हैं, क्वालिफाइड एकेडमिक प्रोग्राम्स। डिफरेंस क्या है? उसमें आपका लेवल 6 या लेवल 7 डिप्लोमा है और इसमें आपकी डिग्री है। तो इन दोनों में से कोई भी है, अगर आपके पास डिप्लोमा है देन यू विल गो फॉर टीएसपी। अगर आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी की डिग्री है जो कि बीसीएसपी यूएसए एक्सेप्ट करता है, आम यूनिवर्सिटी की नहीं, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्वालिफाइड एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन अगर आपके पास अमेरिकन यूनिवर्सिटी की या वो एक दो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनकी डिग्रीज हैं, तो वो फिर आप क्वालिफाइड एकेडमिक प्रोग्राम्स में आ सकते हैं फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स who have completed 4 years BS or master's degree programs in the field of occupational safety and health। आपकी डिग्री होना जरूरी है, और जब आपकी डिग्री आ गई तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। तो ये भी मैं पाकिस्तानी जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उनको ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की वो वाली डिग्रीज नहीं होती जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि एक लंबी सी लिस्ट है बीसीएसपी की वेबसाइट पे। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की वो डिग्री 4 साल हमारे पास नहीं होती, तो हमारे लिए ये जीएसपी सूटेबल नहीं है। हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम या तो एएसपी के एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, और या फिर पहले टीएसपी का स्टेटस ले लें और टीएसपी के बाद डायरेक्टली सीएसपी में अपियर हो जाएं। इसके लिए भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब इसमें कम एक्सपीरियंस भी एक्सेप्टेबल है, और एप्लीकेबल फ़ी भी इसकी कम है। एप्लीकेशन फ़ी वही $25 है जैसे टीएसपी की है, और इसमें भी एग्जामिनेशन कोई नहीं होता। और अगर किसी ने जीएसपी का डेजिग्नेशन हासिल कर ली है तो फिर वो क्या करेगा, डायरेक्टली सीएसपी में अपियर होगा और उसको पास करेगा। अच्छा, सीएसपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सीएसपी का जो एग्जाम है वो किस तरीके का होता है और उसमें क्या क्या होता है। अब बीसीएसपी यूएसए, बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स यूएसए की कुछ डोमेन्स हैं, 9 डोमेन्स हैं, जिन डिफरेंट 9 डोमेन्स में से आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज होना और स्किल्स होना लाजमी है ताकि आप सीएसपी का एग्जाम पास कर सकें या एएसपी का भी एग्जाम पास कर सकें। वो डोमेन्स कौन सी हैं? सीएसपी में 9 डोमेन्स जो हमारे सीएसपी के एग्जाम में आती हैं, उन 9 डोमेन्स में डोमेन नंबर 1 एडवांस्ड साइंसेज एंड मैथ्स, इसकी वेटेज है 9.95%। तकरीबन 20 सवाल या 19 सवाल आपके एग्जाम में एडवांस्ड साइंसेज और मैथमेटिकल क्वेश्चंस के होंगे। इसमें स्टैट्स भी होगा, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। डोमेन नंबर 2 मैनेजमेंट सिस्टम्स की है, हेल्थ एंड सेफ्टी और इन्वायरमेंट और क्वालिटी के मैनेजमेंट सिस्टम्स की आपकी अगर स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, नॉलेज है, तो इसमें से 13.34% क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 25 सवाल आपके मैनेजमेंट सिस्टम्स में से आएंगे। अब जिन लोगों का बैकग्राउंड नॉलेज होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक कोई स्टूडेंट है या सेफ्टी प्रोफेशनल है, वो साइंसेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में या मैथ्स में वो अच्छा है, तो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा डोमेन नंबर 1 में। अगर कोई एक सेफ्टी प्रोफेशनल है जिसने लीड ऑडिटर की सर्टिफिकेशन की हुई है, अच्छे तरीके से पढ़ के समझ के लीड ऑडिटर, उसने आईएसओ 45001 किया हुआ है या आईएसओ 14001 किया हुआ है, 9001 किया हुआ है, तो ये जो 25 सवाल उससे पूछे जाएंगे वो आराम से हैंडल कर लेगा सारे के सारे। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा
ये इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते सीएसपी में, लेकिन आपके हर एक जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया उसके हिसाब से आपके नॉलेज को टेस्ट लाजमी किया जाता है। तो ये जो 25 सवाल हैं, ये अगर आप लीड ऑडिटर के सर्टिफिकेशंस आपने पहले की हुई हैं या इवन इंटरनल ऑडिटर के आपने कोर्सेज अटेंड किए हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इन 25 क्वेश्चंस में। डोमेन नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट की है, 14.49%, मतलब 29%। रिस्क मैनेजमेंट जो आप निबॉश आईजीसी में पढ़ते हैं, आयोश मैनेजिंग सेफली में भी इवन पढ़ते हैं, ओशा के कोर्सेज में पढ़ते हैं, फ्यूचर में आप जो भी कोई सर्टिफिकेशंस हासिल करते हैं, तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट और हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल उसको आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो वो नॉलेज आपका टेस्ट किया जाता है आसान तरीके से भी और मुश्किल तरीके से भी। तकरीबन 29 सवाल आपके पेपर में रिस्क मैनेजमेंट की डोमेन से आते हैं। अच्छा, जो आपका पेपर है सीएसपी का, उसमें ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक सारे के सारे एडवांस साइंसेज एंड मैथ्स हैं और उसके बाद फिर मैनेजमेंट सिस्टम के स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है, रेंडमली शफल अप किए होते हैं, मिक्स अप किए होते हैं, और आपको समझ नहीं आती अक्सर कि ये कौन सी वाली एग्जैक्टली कौन सी डोमेन में से है। ये क्या ये एडवांस्ड साइंसेज में से सवाल पूछा गया, या फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एर्गोनॉमिक्स में से ये सवाल पूछा गया, या लेट्स से एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ की सेफ्टी कॉन्सेप्ट्स में से सवाल पूछा गया। आपको इस चीज की समझ नहीं आएगी और ना ही आपने उसके बारे में सोचना है। तो रिस्क मैनेजमेंट में से 29 क्वेश्चंस। डोमेन नंबर 4 एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ की सेफ्टी कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक और सेकेंडरी कंटेनमेंट्स और केमिकल्स के हवाले से और फिजिक्स के कुछ लॉज हैं, क्रेन्स की लिफ्टिंग के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। 14.69% इसकी वेटेज है, मतलब ये हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिस डोमेन में से आते हैं आपके पेपर में, वो ये डोमेन नंबर 4 है, एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ की सेफ्टी कॉन्सेप्ट्स। और ये जो की सेफ्टी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप सारे का सारा पढ़ के तैयार नहीं कर सकते। आपको जो बेनिफिट होता है वो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से होता है। तो 30 सवाल आपके पेपर में इसमें से आएंगे। डोमेन नंबर 5 इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, फायर प्रिवेंशन एंड सिक्योरिटी, कंपैरेटिवली इजी डोमेन है। हम सारी सर्टिफिकेशंस, चाहे वो लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 6 है, जितनी भी हम डिप्लोमास कर रहे हैं या सर्टिफिकेशंस करते हैं, उन सब चीज़ों में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का और फायर के टॉपिक्स होते हैं। सिक्योरिटी इज समथिंग न्यू फॉर सेफ्टी प्रोफेशनल्स, जो कि हम लोग आमतौर पे कोर्सेज में सर्टिफिकेशंस में हमने नहीं पढ़ी होती, बट वो सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और वो अराउंड 22 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, फायर प्रिवेंशन और सिक्योरिटी मिला के डोमेन नंबर 5 से। डोमेन नंबर 6 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एर्गोनॉमिक्स, बहुत डिफिकल्ट डोमेन है। 12.05% इसके वेटेज है, 25 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर आपसे एर्गोनॉमिक्स के बारे में, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स के बारे में भी पूछा जाता है, एयर सैम्पलिंग के बारे में, वेंटिलेशन के बारे में, नॉइज के बारे में या डस्ट के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आपसे कैलकुलेशंस भी करवाई जाती हैं और आपका डिफरेंट तरीकों से नॉलेज टेस्ट किया जाता है। जो मोस्टली हम सेफ्टी प्रोफेशनल साइट पे वो सारे काम नहीं कर रहे होते, बट हमें एक जनरल आइडिया होता है कि ये चीज़ कैसे होगी। साइट पे हम लोग सारे के सारे ये काम नहीं कर रहे होते और वो डिपेंड भी करता है कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पे। बट यहाँ पे सीएसपी की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एर्गोनॉमिक्स के। तो अराउंड 25 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की डोमेन नंबर 7 है, 7.38% वेटेज है इसकी, 14 सवाल इसमें आपसे पूछे जाएंगे। ट्रेनिंग और एजुकेशन कंपैरेटिवली इजी, ट्रेनर्स के लिए इजी। इसके ये जो 20 सवाल हैं वो आप 20 के 20 ठीक कर सकते हैं अगर आप ट्रेनिंग्स कंडक्ट करने का आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। 10.18% इसकी वेटेज है। और थोड़ी सी डिफिकल्ट एक डोमेन जो है वो लॉ की है, डोमेन नंबर 9 लॉ। इसमें थोड़ा सा बिजनेस लॉ है और एथिक्स। एथिक्स वाला काम आसान है, वो आपको बीसीएसपी यूएसए के कोई भी क्रेडेंशियल्स आपको मिलते हैं, कोई भी आपको डेजिग्नेशन मिलती है, तो वो कोड ऑफ एथिक्स आपको भेजते हैं।
कोड ऑफ एथिक्स जब आपको भेजते हैं तो आप एक दफ़ा उसको स्टडी कर लें, तो आपके ये 15 सवालों में से काफ़ी सारे, मतलब 6-7 सवाल आपके BCSP कोड ऑफ एथिक्स में से पूछे जाते हैं, तो वो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। लॉ के अंदर थोड़ा सा इंश्योरेंस का लॉ है जो कि डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपने पहले उसको नहीं पढ़ा हुआ तो आपको डिटेल्ड स्टडी चाहिए होगी इन इस डोमेन नंबर 9 को ठीक करने के लिए। तो टोटल 9 डोमेन्स हैं CSP के एग्जाम में, जिसमें से आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टाइम आपके पास 5.5 घंटे का है, 330 मिनट्स। और पास करने के लिए आपको 60% सवालों को ठीक जवाब देना जरूरी है। दैट मीन्स यू नीड टू करेक्टली सेलेक्ट आंसर्स ऑफ 105 क्वेश्चंस आउट ऑफ 175। अगेन 25 क्वेश्चंस वो रैंडम क्वेश्चंस हैं जो आपके मार्क नहीं किए जाएंगे। उन 25 क्वेश्चंस को BCSP USA मार्क नहीं करेगा, उनको वो अलहदा कर देगा। जब उसने अलहदा कर दिया दैट मीन्स कि वो मार्क नहीं हो रहे, तो रिमेनिंग 175 क्वेश्चंस जो हैं आपके, उसमें से 105 क्वेश्चंस आपके ठीक होना जरूरी है, उनके आंसर्स ठीक होना जरूरी है। तो चाहे आपके 105 करेक्ट हों या 195 करेक्ट हों, आपको जब आपका CSP का एग्जाम पास हो गया तो आपको उसके मार्क्स नहीं पता चलेंगे। अगर आपको मार्क्स नहीं पता चल रहे तो अच्छी बात है, ना ही आपके सर्टिफिकेशन पे शो होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस क्वालिफिकेशन को, इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते, तो फिर आपको वो मार्क्स बता देंगे ताकि आपको समझ आए कि आप कितना नैरो मार्जिन था या आपने बहुत बुरा परफॉर्म किया, किस किस मतलब आपके मार्क्स कितने आए हैं। ये CSP की डोमेन्स है 9। इसी तरीके से ASP का एग्जाम अगर कुछ लोग देते हैं CSP से पहले, तो ASP का एग्जाम देने के लिए आपको अगेन 9 डोमेन्स हैं जो कि आपको क्लियर करनी है, समझनी है। वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, कुछ उसमें से डोमेन्स मतलब मैच करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डोमेन नंबर 1 एडवांस्ड साइंसेज एंड मैथ्स है CSP में, तो ASP में भी डोमेन नंबर 1 एडवांस्ड साइंसेज एंड मैथ्स है, लेकिन इसकी वेटेज का डिफरेंस है। अब CSP में 9.95% 20 क्वेश्चंस हैं, तो ASP में 23 क्वेश्चंस उसके होंगे। इसी तरीके से डोमेन नंबर 2 CSP के लिए जो डोमेन नंबर 2 है वो मैनेजमेंट सिस्टम्स, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। उसके 25 सवाल हैं। बट ASP में फोकस सारा का सारा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे है, नॉट इन्वायरमेंट। इस डोमेन में इन्वायरमेंट पे फोकस नहीं है, और ये सबसे ज्यादा वेटेज है इसकी ASP एग्जामिनेशन में, 17.22%, 35 क्वेश्चंस। अगर आप गौर करें CSP में सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी एक डोमेन में है वो 30 क्वेश्चंस हैं डोमेन नंबर 4 में। बट यहाँ पे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के टॉपिक में से, इस डोमेन में से 35 सवाल आपके ठीक मतलब आएंगे, जिनमें से मैक्सिमम आपको ठीक करने पड़ेंगे। डोमेन नंबर 3 डिफरेंट है। CSP में डोमेन नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट है और ASP में डोमेन नंबर 3 एर्गोनॉमिक्स है। एर्गोनॉमिक्स में से 18 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से डोमेन नंबर 4 भी डिफरेंट है। यहाँ पे CSP में डोमेन नंबर 4 एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स है और ASP में फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन है। इसमें से 21 सवाल पूछे जाएंगे। डोमेन नंबर 5 मिलती जुलती है। डोमेन नंबर 5 CSP में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस भी है, फायर प्रिवेंशन भी है, सिक्योरिटी भी है उसी में। और यहाँ पे सिर्फ ASP के एग्जामिनेशन में जो डोमेन नंबर 5 है इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट, इसमें से 19 सवाल पूछे जाएंगे। डोमेन नंबर 6 CSP में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एर्गोनॉमिक्स है और ASP में इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, 25 सवाल इसमें से पूछे जाएंगे। डोमेन नंबर 7 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इन CSP और ASP में सिर्फ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इसमें से 17 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। डोमेन नंबर 8 ट्रेनिंग और एजुकेशन की है CSP में, और ASP में ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन भी इसमें साथ मिला दी, 25 सवाल पूछे जाएंगे। और डोमेन नंबर 9 सेम है, लॉ एंड एथिक्स, इसमें से आपसे 17 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल ASP के एग्जाम में भी आपके 200 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके लिए जो अवेलेबल टाइम है वो आधा घंटा कम है एज कंपेयर टू CSP एग्जाम।
इसमें आधा घंटा जो कम है वो 5 आवर्स मतलब 300 मिनट्स का आधा घंटा मतलब वो 300 मिनट्स का टाइम है उसमें। और पासिंग क्राइटेरिया इसमें थोड़ा सा लीनियंट है। आपको सीएसपी में 60% चाहिए मार्क्स, मतलब 175 में से 105 ठीक करने हैं। और एएसपी में 175 में से अगर 93 भी ठीक करते हैं तो आप एएसपी बन सकते हैं। अच्छा जी, अब जो टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं वो डिफरेंट लोग, सिलेक्टिव स्टडी भी कुछ लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल आपको दूं तो मैं मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं था और अराउंड 20 साल मुझे हो गए हैं मैथमेटिक्स लास्ट टाइम पढ़े हुए। तो मुझे वो सारे के सारे की कॉन्सेप्ट्स गेन करने के लिए या स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था। फिर भी मैंने उसमें एफर्ट की और मेरे जो क्वेश्चंस आए पेपर में वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उनको अटेम्प्ट किया और मोस्टली उनमें से पास थे, जिसकी वजह से मेरी सर्टिफिकेशन ये पास हुई। तो ये 9 डोमेन्स हैं, इनमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन आपने जो ज्यादा फोकस करना है, अगर आप सिंपल उसको रखें कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, तो इस स्क्रीन पे हर एक डोमेन के हिसाब से हैं कि हर एक डोमेन में, फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एर्गोनॉमिक्स डोमेन नंबर 6 में आपको ये जो टॉपिक समझने हैं, हाउ टू इवैल्यूएट ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, एपिडेमियोलॉजी फंडामेंटल्स हैं, एडवांस टॉक्सिकोलॉजी है, इसमें ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट्स, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट्स, लीथल कॉन्सेंट्रेशंस, लीथल डोजेस, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप इस तरीके से उन टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट करने की बजाय आप टाइम ज्यादा लें तैयारी करने के लिए। पहले बेशक आप एप्लीकेशन प्रोसेस ना शुरू करें क्योंकि फिर वो उसकी टाइम ज़ाया होगा तो आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। आप प्रिपरेशन के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप बीसीएसपी की जो ब्लूप्रिंट्स हैं उनको फॉलो करें। थोड़ी देर तक मैं आपको उसके ब्लूप्रिंट्स दिखाता हूं कि वो कैसे हैं। अच्छा, जो आपसे स्किल्स चेक कर रहा है बीसीएसपी यूएसए हर एक डोमेन में, वो आपसे ये वाली स्किल्स चेक कर रहा है। डोमेन नंबर 1 एडवांस साइंसेज एंड मैथ्स में वो आपसे चेक कर रहा है कि क्या आप इस काबिल हैं टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड कंटेनमेंट वॉल्यूम्स एंड हैजर्डियस मटेरियल स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। क्या आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं या नहीं, या आप डिफरेंट डाटा सोर्सेज में से स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस आपको अगर कैलकुलेट करना पड़ता है तो क्या वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैनेजमेंट सिस्टम्स में आपको वो चीज चेक करेंगे कि आप डिफरेंट तरीके के डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, सैम्पलिंग डाटा को कॉन्सेंट्रेशंस और एक्सपोजर के हवाले से। उसके अलावा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के आपको आइडिया है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं या नहीं हैं। बेंचमार्क्स के साथ कैसे कंपैरिजन किया जाता है, कॉजल फैक्टर्स एनालिसिस क्या होता है और वो किस तरीके से कंडक्ट होता है। डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड सस्टेन इन्वायरमेंटल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम्स की डेवलपमेंट और मेंटेन करते रहना, उसका आपको अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपके पास ये स्किल्स हैं या नहीं है। एवेलुएट एंड एनालाइज सर्वे डाटा, गैप एनालिसिस करना या डिमॉन्स्ट्रेट बिजनेस नीड बाय फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अक्सर सवाल पेपर में आते हैं। इंजीनियरिंग इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, तो डिफरेंट वो टॉपिक्स हैं जो आपके स्किल्स हैं। अगर आपके पास ये वाली स्किल्स हैं तो आप इन स्पेसिफिक डोमेन्स को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास इनकी स्किल्स नहीं है देन यू वुड नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर सीएसपी एग्जामिनेशन। सीएसपी एग्जामिनेशन में बेहतरीन तरीका यही है कि आप जब फुली प्रिपेयर्ड हों तो उसके बाद ही आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें और फिर ही आप एग्जाम में अपीयर हों। तो इसी तरीके से डोमेन नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट में जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, apply risk-based decision-making tools for prioritizing risk management options, calculate metrics for organizational risk matrices जो आप यूज करते हैं आमतौर पे उन्हीं के हवाले से, हैजर्ड एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट, उसके स्टेप्स भी, हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, डिफरेंट ऑप्शंस जो रिस्क ट्रीटमेंट के होते हैं, तो वो सारा, या रिस्क ट्रांसफर करने के लिए हम इंश्योरेंस को या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जब इन्वॉल्व करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके अगर ठीक हैं, आप 29 सवाल आपसे रिस्क मैनेजमेंट में से पूछे जाएंगे। इसी तरीके से डोमेन नंबर 4 एडवांस एप्लीकेशन ऑफ की सेफ्टी कॉन्सेप्ट्स, कैलिब्रेट, यूज एंड मेंटेन डाटा लॉगिंग, मॉनिटरिंग एंड मेंटेन मेजरमेंट इक्विपमेंट, identify relevant labels, signs and warnings,
interpret plans, specifications, technical drawings, and process flow drawings. फिर डोमेन नंबर 5 इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, फायर प्रिवेंशन एंड सिक्योरिटी में आपको मैनेज एक्टिव इंसिडेंट्स, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो भी एक्शन प्लान है उसको इनिशिएट करना है, या इंसिडेंट कमांड सिस्टम है उसको आपने देखना है, या किसी डिजास्टर की सूरत में जो आपने स्टेप्स लेने हैं। अगर आपकी इन चीज़ों की, इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन है तो आप बड़े आराम से इसको भी हैंडल कर सकते हैं। डोमेन नंबर 6 में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एर्गोनॉमिक्स में कंडक्ट एक्सपोजर एवेलुएशन, कुछ केमिकल्स में बंदा जब एक्सपोज होता है तो उसकी एक्सपोजर कितना है उसको आप एवेलुएट करते हैं। सेफ्टी डाटा शीट का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एर्गोनॉमिक्स, उसके बाद वेंटिलेशन, इन्वायरमेंट के भी बारे में कैलिब्रेशंस और कैलकुलेशंस, एयर सैम्पलिंग वगैरह वो सारी चीज़ें, और इंटरप्रेट डाटा फ्रॉम एक्सपोजर इवेलुएशंस, एडजस्टेड शिफ्ट कैलकुलेशंस, यूज करेक्ट सैम्पलिंग मेथड एंड यूज करेक्ट एनालिटिकल मेथड। तो ये केस टू केस वेरी करता है आपसे, जो वो स्टेटमेंट में जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, आपकी उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर होगा तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। डोमेन नंबर 7 में से वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में, सेग्रीगेशन, सेपरेशन, कंटेनमेंट, डिस्पोजल, चेन ऑफ कस्टडी, उसमें डिफरेंट इमरजेंसी इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं वो भी आपको पता होना ज़रूरी है इन्वायरमेंट रिलेटेड, और हैजर्डियस वेस्ट ऑपरेशंस, स्पिल क्लीनअप और रेमेडिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। डोमेन नंबर 8 ट्रेनिंग का है कि अगर आपने ट्रेनिंग में आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपने ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस या असेसमेंट किया हुआ है, टीएनए कभी बनाया, या ट्रेनिंग गैप्स एनालिसिस बनाया है, या आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डेवलप किया है, आपने अगर ट्रेनिंग मटेरियल को डेवलप किया है, ट्रेनिंग कंडक्ट की हुई है, ट्रेनिंग कॉम्पिटेंस को बाद में असेस करना, मतलब उसकी एवेलुएशन वगैरह करना, तो वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और डोमेन नंबर 9 लॉ एंड एथिक्स में इंटरप्रेट लॉ, रेगुलेशंस एंड कंसेंसस कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट लॉज को, फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट है 1970 का, उसको रीड कैसे करते हैं, उसके लेबल को पढ़ते कैसे हैं, वो वाली चीज़ें भी इसमें आएंगी। मुख्तलिफ कवानीन का हवाला भी दिया जाएगा, लेकिन आपका मेमोरी का टेस्ट नहीं किया जाएगा। आपको पेपर में, मतलब आपके मैथ्स है अगर, तो मोस्टली फार्मूलाज दिए होते हैं, कम फार्मूलाज हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे BCSP USA आपसे फार्मूला के बारे में ही पूछना चाह रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली फिर फार्मूला नहीं देंगे। लेकिन अगर आपसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूछा जा रहा है तो वहां पे उसका फॉर्मूला आपको मिलेगा। बट अच्छी बात है अगर आप कन्वर्जन्स, बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक फार्मूलाज की प्रैक्टिस आपने की हुई है तो फिर आप बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब की सब रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो कि हर एक CSP के पास होनी जरूरी है। हर एक सेफ्टी प्रोफेशनल, उसके कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं और कुछ वीक एरियाज होते हैं। नोबडी इज परफेक्ट, 100% आप नहीं कर सकते। तो कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और कुछ वीक एरियाज हैं। तो स्ट्रॉन्ग एरियाज को मजीद आपने पॉलिश करना होता है, और वीक एरियाज को आपने लर्न करके, प्रैक्टिस करके बेहतर बनाने की कोशिश करनी होती है। लेकिन अगर आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेशंस हैं, जो आपने ट्रेनिंग्स अटेंड की हुई हैं, उसको समझा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने इमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, तो डोमेन नंबर 5 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपने ट्रेन द ट्रेनर की क्वालिफिकेशन की हुई है तो आपको डोमेन नंबर 8 में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपने ISO की सर्टिफिकेशंस की हुई हैं तो डोमेन नंबर 2 और डोमेन नंबर 7 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस तरीके से अगर आपके ये बैकग्राउंड नॉलेज है और आप कंटिन्यूअल लर्निंग कर रहे हैं तो इन स्किल्स को अचीव करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है या इम्पॉसिबल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। बट आपके लिए बेहतर ये है कि आप प्लान अहेड करें, मतलब आप पहले 2 साल या 3 साल या 4 साल इवन पहले से आप सोचना शुरू कर दें उसके बारे में, और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता से। तो आप जब एग्जाम में अपीयर होंगे तो बहुत इजीली आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये जो CSP है और ASP है, उन दोनों के एग्जामिनेशन ब्लूप्रिंट्स BCSP की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और इसका जो भी अपडेटेड वर्जन होता है, मतलब वो हर थोड़े अरसे के बाद अपडेट उसको करते हैं। किसी में वेटेज को भी चेंज कर सकते हैं, किसी में एक टॉपिक को वो निकाल सकते हैं, किसी दूसरे टॉपिक को वो डाल सकते हैं। बट आपने जो फोकस करना है वो इन ब्लूप्रिंट्स पे करना है।
यहाँ पे आपको हर एक डोमेन की वेटेज भी बताई हुई है और साथ आपको बताया हुआ है कि आपके पास किन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है और किन चीजों की स्किल्स होना जरूरी है उस डोमेन को क्लियर करने के लिए। हर एक डोमेन में, मतलब 9 डोमेन्स जो सीएसपी में है और वो 9 डिफरेंट डोमेन्स जो कि एएसपी में है। तो उन सारी डोमेन्स में क्या क्या आपको पता होना चाहिए और आपकी क्या स्किल्स होनी चाहिए वो लिखी हुई हैं। जब आपने प्रिपरेशन करनी है तो आपने इस ब्लूप्रिंट को प्रिंट आउट इसका ले लेना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने एक एक टॉपिक को, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि एक लफ्ज लिखा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जनरल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में आपको फ्रिक्शन, एक लफ्ज है फ्रिक्शन, लेकिन इसमें रिक्वायर्ड जो आपको नॉलेज चाहिए वो काफी ज्यादा होगा। वो आपको फॉर्मूलाज का भी पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने का भी पता होना चाहिए, उसकी पूरी फिजिक्स आपको समझ होनी चाहिए। तो एक एक करके अगर आप इन चीजों को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं तो वी कैन बी 100% श्योर कि आप इजीली एएसपी का एग्जाम दे रहे हैं या सीएसपी का एग्जाम दे रहे हैं, बड़े आराम से आप उसको पास कर लेंगे। अब इन एग्जामिनेशंस को पास अगर करना है तो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, वो मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप मेरे से मांगते हैं तो मैं भी आपको दे सकता हूँ। सबसे ज्यादा जो आपने फोकस करना है हर एक सेफ्टी प्रोफेशनल को, हर एक सेफ्टी प्रोफेशनल आज से ही, मतलब आप लोग ये कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा फोकस आप इस बुक पे कर सकते हैं, डेविड येट्स की स्टडी प्रोफेशनल्स रेफरेंस एंड स्टडी गाइड। ये तकरीबन 1000 पेजेस की बुक है। आप इसको प्रिंट करके 2 बाइंडिंग्स में करवा सकते हैं, तकरीबन 500-500 पेजेस की बाइंडिंग्स करवा सकते हैं। ये 3rd एडिशन है जो मार्केट में इस टाइम पे अवेलेबल, पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको ये दे सकता हूँ। डेविड येट्स की बुक है। सबसे ज्यादा नॉलेज आपको जो एएसपी और सीएसपी एग्जाम में अपीयर होने के लिए चाहिए वो आप ये समझ लें कि ये 1000 पेजेस हैं। इन 1000 पेजेस को जब आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप इजीली उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप डेविड येट्स पे फोकस नहीं करेंगे, मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन के, और बीसीएसपी यूएसए जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देता है वो मिक्सअप करता है। वो डेविड येट्स में से भी आपको हेल्प मिलेगी और स्पैन वर्कबुक में से भी आपको हेल्प मिलेगी। अब ये क्लिक सेफ्टी की स्पैन वर्कबुक है, इसके अंदर फायदा क्या है, इसके अंदर आपको सेल्फ असेसमेंट्स दी गई हैं बहुत ज्यादा। सेल्फ असेसमेंट्स आपको हर एक डोमेन आप वहां पे स्टडी करते हैं, उस डोमेन के बाद वहां पे आपसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-3 आपसे क्विज लिए जाते हैं, 14-14 15-15 सवालों के। आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं, आप पढ़ने के बाद उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं और आखिर में एग्जाम आंसर्स के भी एक्सप्लेनेशन वहां पे मौजूद है कि करेक्ट आंसर क्या है और वो किस तरीके से ये आंसर है। तो वो सारा का सारा उसमें मेंशन्ड है। तो ये बुक बहुत जबरदस्त है। मैंने डेविड येट्स पे फोकस नहीं किया, मैंने अपने एक्सपीरियंस पे रिलाई किया और कुछ जो मैंने फोकस किया वो इन सेल्फ असेसमेंट्स पे, इन क्विजेस पे किया जो कि स्पैन वर्कबुक में मौजूद थे। इसी तरीके से स्पैन वर्कबुक एक एएसपी के लिए अलहदा सा भी है। कुछ लोग जो एएसपी में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो इसी बुक को फॉलो करें, और जो लोग सीएसपी में डायरेक्टली अपीयर होंगे टीएसपी करके, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है अगर वो पहले इसको भी पढ़ लें और उसके बाद फिर सीएसपी की एग्जाम स्पैन वर्कबुक को पढ़ लें। डिफरेंट एप्लीकेशंस भी आजकल हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में। भुवन ईएचएस की एप्लीकेशन है मोबाइल पे, पॉकेट प्रेप की एप्लीकेशन अवेलेबल है उस पे आईओएस पे भी और एंड्रॉयड पे भी। आप जब उसमें ऐप स्टोर में जाते हैं या गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे आप सीएसपी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट भुवन ईएचएस जो है, आप इसकी एक रूटीन बना लें कि आप ये इंस्टॉल करके तो डेली आप गेम उसकी खेलें, क्विज गेम है, और वो आपको परसेंटेज साथ साथ मार्किंग करके बताएगा कि आपने करेक्ट बताया आंसर या नहीं बताया, और अगर नहीं बताया तो करेक्ट आंसर क्या है और वो क्या क्यों है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी उसमें होती है। तो फ्री टाइम में जब आप मोबाइल पे ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं, मोबाइल के साथ आप बिजी हैं, तो आप उसके लिए ये भुवन ईएचएस या पॉकेट प्रेप की ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो 2 सोर्सेज हैं मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, एक ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट, बीसीएसपी यूएसए की अपनी वेबसाइट पे
एक एग्जाम बंडल है जो कि मैं आपको पहले भी बताया कि मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगा। उस एग्जाम बंडल में क्या होता है, एग्जामिनेशन है, उसकी मतलब रजिस्ट्रेशन फी है, एग्जाम फी है, प्लस उसमें ये सेल्फ असेसमेंट टूल के पैसे वो चार्ज करते हैं तकरीबन $250। लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। या आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, 6 महीने मिलेंगे, उस 6 महीने में आपको जो चीजें वो बताई जाएंगी वो मतलब मिलती जुलती हो सकती हैं कि जो जिस तरीके के आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दीज। आपके पास अगर बुक फॉर्म में कोई और मतलब ये जैसे स्पेन वर्कबुक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि बेहतरीन तरीका प्रिपेयर करने का वो है ये ऑनलाइन टूल। आप बिला वजह उसमें इसका BCSP USA का या मोमेट्रिक्स का, मोमेट्रिक्स की बुक को तो हाथ भी ना लगाएं। ये मतलब मैंने उसको देखा और उस पे मैंने टाइम भी वेस्ट किया, बट जो मैंने एग्जाम दिया तो मुझे समझ आई कि मोमेट्रिक्स का कोई लेना देना नहीं है CSP के एग्जाम के साथ। मोमेट्रिक्स में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कैलकुलेशंस, बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड साइंसेज आपको पढ़ाई जाती हैं जो कि आपके पेपर में नहीं आनी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने के लिए आपके लिए ज़रूरी क्या है, डेविड जेट्स की बुक सेफ्टी प्रोफेशनल्स रेफरेंस एंड स्टडी गाइड, स्पैन वर्कबुक, और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जितने ज़्यादा मतलब आप उसके क्विज और सेल्फ असेसमेंट्स को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अपने आप पेपर की खुद से मार्किंग करेंगे, और जो जो आपके सवाल गलत हैं या ठीक हैं, आंसर एक्सप्लेनेशन सेम बुक में अवेलेबल है, उस आंसर एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई वुड नॉट रिकमेंड BCSP's ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टूल और मोमेट्रिक्स की कोई बुक या उसका एग्जाम उसको परचेज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, CSP का एग्जाम इंटरफेस किस तरीके से होता है, क्विकली हम इसको जरा देख लेते हैं कि जब आप ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो ये देखने में कैसा है। ये जिस तरीके से मैंने रिसेंटली एग्जाम पास किया है तो मुझे जो याद है स्क्रीन किस तरीके की है, कहाँ पे क्या क्या है, कैसे कैसे ऑप्शंस हैं, तो वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपको 10 मिनट का तकरीबन एक ट्यूटोरियल दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि जब आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको अनडू नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते, आपको कोई उसमें ब्रेक नहीं मिलेगी। अगर आपको आपका सेंटर ब्रेक अलाउ करता है तो आपका टाइमर चल रहा होगा, आपका टाइम माइनस होता जा रहा है, तो आप अपने टाइम में से ब्रेक कर रहे हैं, एडिशनल टाइम उसका कोई आपको नहीं मिल रहा। तो वो ट्यूटोरियल में आपको पहले बड़ा क्लियरली ये चीज समझाई जाती है। स्क्रॉल बार को किस तरीके से यूज करना है, जब आप ये विंडो एग्जाम वाली खोलते हैं तो ये फुल स्क्रीन विंडो होती है, ना वहां पे आपको कोई स्टार्ट मेन्यू, ना टास्क बार नजर आएगी, ना आप कहीं पे ब्राउजर कोई खोल सकते हैं। ये एक स्क्रीन है जो बैक एंड से इन्विजिलेटर उसको मॉनिटर कर रहा है, तो उसी स्क्रीन के अंदर अंदर ही आप रह सकते हैं, उससे बाहर निकलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्क्रॉल बार को आप यूज किस तरीके से करेंगे ये भी ट्यूटोरियल में बता देंगे। जो रिमेनिंग टाइम है वो स्क्रीन के राइट टॉप कॉर्नर पे लिखा होगा कि आपके एग्जाम में कितना टाइम बाकी है, वो भी उसमें बताया जाएगा। उसके अलावा आइटम स्क्रीन जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से नजर आएगा और उसके सामने ऑप्शंस या आंसर्स किस तरीके से आपको नजर आएंगे वो भी आपको पहले समझाया जाएगा। और जब आपने क्वेश्चन कर लिया तो नेविगेट कैसे करना है, नेक्स्ट और प्रीवियस पे आप किस तरीके से जा सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते, वो भी आपको पहले बताया जाएगा। और कुछ सवालों को आप बाद में हल करने के लिए फ्लैग फॉर रिव्यू कर सकते हैं। फ्लैग फॉर रिव्यू मीन्स के यू आर नॉट ready to attempt this question right now, and you need to spend more time later after completing other questions. You need to spend time on this calculation based answer. तो वो आप उसको फ्लैग फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देते हैं, तो वो क्या होगा कि आप बाकी सवाल हल करते रहेंगे, आखिर में आपको पता लग जाएगा कि ये जितने भी मैंने फ्लैग किए थे क्वेश्चंस वो इनकम्प्लीट हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपको इसमें मतलब ट्यूटोरियल दिया गया उसमें पहले भी बता देते हैं कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको एग्रीमेंट आएगा और उसका टाइम 5 मिनट है, और वो बाद में पेपर के दौरान आपको नहीं आएगा, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। BCSP का सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है,
उनकी जो पॉलिसी है वो सारी की सारी आप पढ़ें और फिर आप उसको एग्री लाजमी करें। उसके बाद फिर बीसीएसपी के कोड ऑफ एथिक्स आपको बताए जाएंगे एग्जामिनेशन के हवाले से, वो आप अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि कोई आप मेल प्रैक्टिस ना करें या बाद में कोई आप किसी और को ब्लेम भी ना करें। तो वो क्लियरली कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ें, उनको एग्री करें और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करें। तो ये दोनों को एग्री करना लाजमी है। अगर आप किसी एक भी पॉलिसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है या कोड ऑफ एथिक्स है, किसी को डिसएग्री करते हैं या ब्लैंक छोड़ते हैं तो आप नेक्स्ट नहीं जा सकते। अगर आपने पेपर देना है, अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो आपकी पेपर की फीस ज़ाया हो जाएगी और आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो आपने लाजमी इन दोनों को एग्री करना है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे जाते हैं, तो फिर वो आपको कहते हैं कि जी ऑफिशियली अब हम एग्जाम स्टार्ट करने लगे हैं। तो अगर आप इस पे यस पे क्लिक करते हैं तो फिर टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद उसकी कोई ब्रेक नहीं लगेगी जब तक आपके 330 मिनट्स, दैट मीन्स के 5.5 आवर्स, 5.5 घंटे आपके नहीं पूरे हो जाते। तो जब आप स्टार्ट एग्जाम करते हैं, यस करते हैं, दैट मीन्स कि आपका पेपर शुरू हो गया। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे ही जब आप देखेंगे तो आपको पहला सवाल नजर आएगा इस तरीके से। ऊपर जो हेडर है ये आपके पेपर में इसी तरीके से लिखा होगा, सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, और आगे नाम आपका लिखा होगा शहजाद हसन, या आपका नाम लिखा होगा। उसके सामने क्या लिखा हुआ है, टाइम रिमेनिंग 329 मिनट्स 59 सेकेंड्स। मतलब मैंने जब इसको खोला तो 1 सेकेंड कम हो गया और मजीद फिर ये काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, ये टाइमर रुकेगा नहीं। तो 330 मिनट्स हैं आपके पास टोटल 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और उन 330 मिनट्स में आपने पूरे के पूरे 200 सवाल हल करने हैं। इसमें प्रोग्रेस प्रोग्रेस का एक आइकन बना होगा या प्रोग्रेस लिखा होगा। तो 1/200 का मतलब है कि टोटल आपके 200 सवाल हैं और उसमें से ये पहला सवाल है। और उसके नीचे अगर आप देखें फ्लैग फॉर रिव्यू, ये जो फ्लैग है ये वाइट होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं ये इसको बाद में हल करूंगा, अभी मैं इस सवाल को हल नहीं करना चाहता, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, बाद में करूंगा, तो फ्लैग फॉर रिव्यू इस पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप कोई एक आंसर सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जाम्पल सवाल पढ़ें समझें और उसका आंसर आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद भी आप फ्लैग फॉर रिव्यू कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। बट मैं क्या रिकमेंड करूंगा, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपके पेपर के अंदर जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस आए, आप सिर्फ उनको फ्लैग फॉर रिव्यू करें, उनको आखिर के लिए छोड़ दें। वो आपने दरमियान में नहीं करने। आपको सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन लग रही है, बहुत ज्यादा इजी कैलकुलेशन लग रही है, तो फिर भी आप उसको उस टाइम पे अटेम्प्ट ना करें, आप उसको फ्लैग फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर दें। आपके 15-16 सवाल या 20 सवाल, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 20 सवाल तक आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या एडवांस साइंसेस या स्टैटिस्टिक्स इस तरीके के होने हैं जिनमें आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो वो आपने इस टाइम पे हल नहीं करने, आपने फ्लैग फॉर रिव्यू कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब ये a total of 11 soil samples were collected at 10-foot intervals and tested for lead concentrations. You have just received the results in milligrams per kilogram. They are as follows: 78, 123, 158, 261, 152, 63, 94, 212, 150, 158, 86. अच्छा, व्हाट इज द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉइल सैंपल्स। अब ये बड़ा आसान सवाल है, हमने बेसिक थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज अगर हो, अब ये फर्ज करें कि 11 सैंपल्स लिए हैं, तो ये 11 सैंपल्स में क्या रिजल्ट्स हैं वो ये लिख दिए हैं, उसका मीन कैलकुलेट करना है। स्टैटिस्टिक्स में हम उसको मीन कहते हैं, सादा जुबान में हम उसको एवरेज कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो जब हमने करना क्या है, ये सिंपल सी लग रही है तो फिर भी हमने उसी टाइम पे उसको अटेम्प्ट नहीं करना, हम इसको फ्लैग फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन जब ये अटेम्प्ट करना होगा तो ये लेफ्ट टॉप पे यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको दिया जाएगा। आप एग्जाम हॉल में कुछ भी नहीं लेके जा सकते, नॉट इवन योर वॉलेट। आप अपना मोबाइल फोन, वॉलेट,
कोई पेपर, किसी भी किस्म की कोई भी चीज आप एग्जाम में नहीं लेके जा सकते। ना ही आप अपना पेपर लेके जा सकते हैं, ना ही आप अपना पेन लेके जा सकते हैं, और ना ही आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। सारा का सारा कुछ वहां पे ही अवेलेबल होगा। तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको दिया जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके का ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आ जाएगा। तो जब आप इस पे, अब ये मीन कैलकुलेट करना है, सादा जुबान में हम इसको एवरेज कहते हैं, तो ये 11 नंबर्स की एवरेज है। इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसके आंसर को 11 के साथ, तो आपको ये आंसर कैलकुलेटर ने दे दिया 139.54। तो इन ऑप्शंस में से आपका जो आंसर है वो 140 है, राउंड ऑफ करके आप 140 को सिलेक्ट करके फिर नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन अगर सिंपल भी कैलकुलेशन है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे ना करें, उसको आखिर में करें, फ्लैग फॉर रिव्यू कर दें और सबसे आखिर में इसको करें। इसी तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस, प्रोग्रेस फॉर एग्जांपल अब टाइम रिमेनिंग 85 मिनट्स हैं और मैं 199 क्वेश्चन पे हूँ। इसमें से मिसाल के तौर पे 20 सवाल मैंने फ्लैग किए हुए हैं, 20 सवाल फ्लैग किए हुए हैं, तो मतलब इन्हीं 85 मिनट्स के अंदर मैंने वो 20 सवाल भी हल करने हैं। तो आप साथ साथ अटेम्प्ट करते जाएंगे। ये जब आपने आखिरी सवाल कर लिया, फॉर एग्जांपल आखिरी सवाल आपने हल कर लिया, इसका आंसर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट किया, आखिर में आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके ये जो फ्लैग क्वेश्चंस है ना वो ये हैं। अब सामने लिखा होगा इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, या कुछ सवाल हैं आपने देखे ही नहीं है, छोड़ दिए हैं, दरमियान में आपने ये रिव्यू वाला टेबल खोल लिया तो अनसीन लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने उसका आंसर नहीं किया और उसको फ्लैग कर दिया तो उसको इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। फ्लैग कर दिया है, आंसर नहीं किया, इनकम्प्लीट। अच्छा, आंसर नहीं किया लेकिन फ्लैग भी नहीं किया तो इस तरीके से फ्लैग वाला ब्लैंक ही होगा। और अगर आपने आंसर भी नहीं किया, आंसर कर दिया है बट आप अभी श्योर नहीं है, आप दोबारा उसको रिव्यू करना चाहते हैं, तो सिंपली आप अपने सवाल पे वहां पे आप अपना आंसर सेलेक्ट करके और साथ फिर आप फ्लैग फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा कि आंसर किया है बट फ्लैग्ड है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, रिव्यू फ्लैग्ड, या रिव्यू ऑल इनकम्प्लीट क्वेश्चंस, या रिव्यू ऑल और एंड रिव्यू। रिव्यू ऑल ना करें। अगर आपके पास फर्ज करेंगे 30-40 मिनट हैं तो फिर तो चलें कर लें रिव्यू ऑल, अदरवाइज आप ना करें। आप क्या होगा, एक आपने आंसर किया है, बहुत सोच समझ के किया है, फिर आप बाद में डबल माइंडेड हो जाएंगे। रिव्यू ऑल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप क्या करेंगे, रिव्यू फ्लैग्ड, पहले रिव्यू फ्लैग कर लें, जितने भी फ्लैग्ड हैं वो आ जाएंगे, और फिर रिव्यू इनकम्प्लीट भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप हर एक क्वेश्चन जो आपने श्योर नहीं है, आपने बाद में उसको देखना है, तो उसको फ्लैग लाजमी करें। तो फिर आप रिव्यू फ्लैग करेंगे तो आपके वो सारे सवाल दोबारा आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। जब आप उनकी कैलकुलेशंस कर लेंगे ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आखिर में एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में रिजल्ट एक मिल जाएगा। उस पे लिखा होगा कि क्या आपने ये पास किया या फेल किया। अगर पास किया तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव पास द सीएसपी एग्जामिनेशन। अगर फेल किया तो वो बता देंगे अनफॉर्चुनेटली आपके इतने मार्क्स आए हैं और आप इस एग्जाम को पास नहीं कर सके। तो ये एग्जाम सेंटर ही आपको एक पेपर प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद जब आप घर पहुंचेंगे तो आपको डिफरेंट ईमेल्स आई होंगी या थोड़ी देर के बाद आ जाएंगी। उसमें वो आपको बोलेंगे कि आपने जी इस डेट को ये एग्जाम पास कर दिया है। आपको लिंक्स दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि यहाँ से आप ये इस तरह का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें और डिजिटल बैच भी डाउनलोड कर लें, और ये वॉलेट कार्ड है इसको भी आप डाउनलोड कर लें। आप उसको डाउनलोड करके खुद भी प्रिंटिंग करवा सकते हैं। और आप अगर उनको $10 पे करते हैं तो हार्ड कॉपी में BCSP USA आपको ये वाला सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में भेज देगा। लेकिन आप खुद भी प्रिंट करवा लें, जिस मर्जी साइज में करवा लें, आपकी मर्जी है। तो लेपल पिन अगर आपको चाहिए बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स की CSP वाली, तो वो आप $10 एक्स्ट्रा उसका पे करके टोटल $20 पे करके वो दोनों चीज़ें भी आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा CSP की क्रेडेंशियल्स आप BCSP USA की वेबसाइट अगर खोलें या गूगल पे आप सर्च करें BCSP स्पेस दे के क्रेडेंशियल डायरेक्टरी, आप गूगल पे सर्च करें तो आपको फर्स्ट लिंक आ जाएगा BCSP की वेबसाइट का। वहां पे आप किसी भी बंदे का नाम लिखें
तो पता लग जाएगा कि क्या उसके क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं, क्या उसने कोई एडिटिंग तो नहीं की हुई, 2 नंबरी तो नहीं की हुई, फेक तो नहीं उसने बनाया हुआ। वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। आप उसके किसी के भी क्रेडेंशियल्स आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो इन रिजल्ट्स के बाद उसके अलावा आपको क्या क्या मिलता है, बीसीएसपी यूएसए से एनुअल रिपोर्ट आपको वो सेफ्टी की भेजा करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी, या अमेरिकन उसके भी। उसके बाद बीसीएसपी के करियर सेंटर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ई न्यूज़लेटर की सब्सक्रिप्शन हो जाएगी, वो आपको न्यूज़लेटर भी भेजा करेंगे। डिजिटल बैज अवेलेबल होगा, आप ये वाला लिंक किसी को भी शेयर करते हैं, ये डिजिटल बैज का लिंक है, वो उसको क्लिक करता है तो उसको सामने डिजिटल बैज नजर आ जाएगा। आपकी मेंबरशिप, आपकी सर्टिफिकेशन, आपकी एक्सपायरी डेट सर्टिफिकेशन की क्या है, वो सारा कुछ उनको नजर आ जाएगा। उसके अलावा भी डिफरेंट मेंबरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सीआरएसपी आपके लिए आसान हो जाता है, कैनेडियन रजिस्टर्ड सेफ्टी प्रैक्टिशनर आपके लिए इजी हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रोथ भी आपको मिलेगी। अच्छा जी, अब समराइज इसको करते हैं। 7 गोल्डन स्टेप्स हैं। पहले तो आप क्या करेंगे, पिक अ सर्टिफिकेशन राइट फॉर यू। वो सर्टिफिकेशन अगर आप डायरेक्टली सीएसपी के लिए एलिजिबल हैं तो डायरेक्टली आप कर लें। फॉर एग्जांपल आपने निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा किया हुआ है तो आप डायरेक्टली सीएसपी के लिए चले जाएं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, टीएसपी और या फिर एएसपी, ट्रांजिशनल सेफ्टी प्रोफेशनल, या फिर एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल। मैं रिकमेंड करूंगा आपको टीएसपी। देखिए, आपको लेवल 6 या लेवल 7 डिप्लोमा तो चाहिए फ्यूचर के लिए। अगर आप अपने करियर को सीरियस ले रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट मेंबर ऑफ आईओश यूके तो बनना है। जब आप ग्रेजुएट मेंबर ऑफ आईओश यूके बन जाएंगे तो फिर क्या है कि आपको सीएसपी भी करना है। तो कोई ऐसा डिप्लोमा करें, फॉर एग्जांपल यूरोपियन सेफ्टी काउंसिल का क्वालिफाइड लेवल 7 डिप्लोमा। ऐसा डिप्लोमा करें जो आपको ग्रेजुएट मेंबर भी बना दे और आपको टीएसपी स्टेटस भी दिला दे। तो दिस यूरोपियन सेफ्टी काउंसिल्स क्वालिफाइड लेवल 7 डिप्लोमा, इंटरनेशनल डिप्लोमा इन सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, IDHSE, ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है करंटली मार्केट में। ये आप करते हैं तो ग्रेजुएट मेंबर भी बन जाएंगे आईओएस यूके के। और फिर मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, क्योंकि ये डिप्लोमा क्वालिफाइड इक्विवेलेंट प्रोग्राम की लिस्ट में है, तो इसकी वजह से आप टीएसपी $25 पे करके टीएसपी बन जाएंगे। टीएसपी है आपके पास तो फिर आप डायरेक्टली सीएसपी के लिए चले जाएं। एएसपी करने के बाद सीएसपी आप करेंगे, $180 इसका रिन्यू करवाने का भी पे करते रहेंगे हर साल। फिर सीएसपी पास हो गया, सीएसपी का भी पे करते रहेंगे। एएसपी का 1 साल आपने नहीं पे किया तो वो फिर खत्म हो जाएगा, तो आपको फायदा नहीं है, ना वो ऑनलाइन वेरीफाई होगा। तो बेहतर यह है कि आप टीएसपी के लिए जाएं और उसके बाद फिर सीएसपी करें। और इन द मीन वाइल आपने क्या करना है, अपनी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। मतलब आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, डिग्री वगैरह आपके पास होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपका, वेरीफाइबल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ताकि अगर बीसीएसपी यूएसए थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स को यूज़ करके आपके एक्सपीरियंस को वेरीफाई करवाना चाहे तो वो बड़ा इजीली करवा ले। जब आपकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, आपने टीएसपी स्टेटस ले लिया, लेवल 7 डिप्लोमा करके, डिग्री भी है और एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, तो आप bcsp.org की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर लें ऑनलाइन, टीएसपी के लिए अप्लाई कर लें। अप्लाई कर लेंगे, जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, एलिजिबिलिटी एक्सपायर होने से पहले पहले आप परचेज करें एग्जाम $350 पे करके, और अपॉइंटमेंट बुक करें पियर्सन व्यू के सेंटर में। उसकी आपको कंफर्मेशन आ जाएगी, मतलब जिस तरह से रोल नंबर स्लिप होती है वो एक लेटर आ जाएगा ईमेल पे। तो उसी डेट पे एड्रेस भी लिखा होगा, उस एड्रेस पे जाके आप एग्जाम में अपीयर हो, एग्जाम को पास करें, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी और फिर आप उसको मेंटेन करते रहें। तो ये गोल्डन स्टेप्स हैं पूरे के पूरे। इस सारी सीएसपी की जो जर्नी है उसको समराइज करने के लिए मैंने इन 7 गोल्डन स्टेप्स में उसको डिवाइड कर दिया है। फर्दर अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप इसमें आपको कोई हेल्प चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। स्लाइड्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन्ड है, या आप हैजमेटिक पेज पे जाके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। अल्लाह हाफिज।